नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। इन दिनों परीक्षा के नाम को शक से जोड़कर देखा जाने लगा है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अब पब्लिक स्कैंडल कमीशन के रूप में कुख्यात हो चला है। जिस संस्था को इज्जत की नज़र से देखा जाता था, उस संस्था में बीते कुछ सालों से पास हुए हर अफसर को अब धांधली के चश्मे में देखा जाने लगा है। ऐसे हालात आरपीएमटी के भी हैं। हेल्थ यूनिवर्सिटी को लोग घोटालों के कारण वेल्थ यूनिवर्सिटी कहने लगे हैं, मिसालें बनने लगी है, लेकिन इस पर नाज नहीं किया जा सकता। ये सब शर्मसार कर देने वाला है। क्या ऐसा ही होगा? क्या होगी आरपीएससी और हेल्थ यूनिवर्सिटी की आने वाली तस्वीर और तकदीर? कैसे होंगे बेहतर काम? आज खास मेहमानों के साथ इसी पर बात करेंगे। बिग फाइट में आज के इश्यू पर बातचीत के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं बीजेपी विधायक फूलचंद जी भिंडा साहब, शिक्षाविद राजीव गुप्ता जी, प्रशासनिक सुधार आयोग के पूर्व सदस्य भागीरथ शर्मा जी और जीवन आशा फाउंडेशन के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजेश मेठी। आरपीएससी में जिस प्रकार का इतिहास रचा जा रहा है, 2 परीक्षाएं रद्द हो गई, कॉमर्स वाली हो गई, आरएस प्री की हो गई, अब सेकंड ग्रेड के टीचर्स की भी होने जा रही है। जो ये पूरी तरह से आरपीएससी का तंत्र सड़ गया है, कैंसरस बीमारी की तरह, इसका पूरा ऑपरेशन बहुत जरूरी है। माननीय मंत्री जी ने वक्तव्य भी दिया है, पॉजिटिव वक्तव्य है, लेकिन हमने यहाँ तक भी कह दिया कि पूरे हाउस से एक प्रस्ताव पारित करके आरपीएससी के चेयरमैन और सदस्यों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सदन के माध्यम से मैंने मामला उठाया था कि 1.5 लाख रिजल्ट भर्तियों के भी आने शेष है, 2 परीक्षाएं रद्द हो गई और तीसरी जो सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा है, इसमें पहले भी पर्चा लीक प्रकरण में इसी अमृतलाल मीणा को पकड़ा था, जिसे आरएस प्री परीक्षा के मामले में पकड़ा था, और उसने बताया कि उस सैकड़ों छात्रों को उसने आरएस, आरपीएस और आरजेएस बना दिया आज तक। तो हमने सदन के अंदर ही मांग की थी पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच हो, चेयरमैन को बर्खास्त किया जाए और सरकार अपना वक्तव्य दे। फूलचंद भिंडा साहब हमारे साथ हैं। भिंडा जी, सबसे पहला ये सवाल कि जिस तरह से हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा जो तस्वीर बयान कर रहे हैं, काफ़ी भयावह सा नज़र आता है। नहीं लगता कि आरपीएससी का ये मामला अब सरकार को तुरंत हाथ में लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए और पुख्ता कार्रवाई हो? जिस स्तर की वो संस्था है आरपीएससी, और वो राजस्थान को, पूरे राजस्थान को एक क्वालिटी देने का, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे इंजीनियर्स हों, चाहे लेक्चर्स हों, चाहे आरएस हों, आरपीएस हों, ये देने का जो काम करती है, चयन का जो काम करती है, और एक संवैधानिक संस्था है। इस कारण से इस प्रकार के स्कैंडल होते चले जाएं तो चिंता का विषय समाज के लिए भी है और व्यवस्था के लिए भी है, दोनों के लिए चिंता का विषय है। लेकिन उसमें एक कंपल्सन थोड़ा सा ये कि वो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें है, सरकार को उसको हटाने का अधिकार नहीं है। सदन में भी आज ये चिंता व्यक्त की गई। गृह मंत्री, पुराने गृह मंत्री गुलाब जी कटारिया ने सहमति की मैं सदन के साथ हूँ, जनता की भावनाओं के साथ हूँ, बच्चों के साथ हूँ। इसमें एक ये है कि सीधा कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा और दिल्ली बात करने की आवश्यकता होगी, वो दिल्ली भी बात करूंगा, ऐसा सदन में उन्होंने कहा। अब ये तो उठाने का विषय है। यूँ तो ये भी उठा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने एक दागी व्यक्ति को चेयरमैन बना दिया, ये भी उठा विधानसभा में। तो ये सब चीज़ें उठती हैं, लेकिन जिस सिस्टम में आपको नहीं लगता कि ये वक्त है कि अब सीबीआई जैसी किसी एजेंसी को या और किसी जांच एजेंसी को ये मामला सौंपा जाना चाहिए? नहीं, जांच तो अवश्य होनी चाहिए, सिस्टम की जांच होनी चाहिए, व्यक्ति की जांच तो नहीं कर सकते। अब व्यक्ति के नाम से नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। पंजाब, मध्य प्रदेश कई जगह हुए हैं और उसके बाद में केस भी दर्ज हुए हैं। पंजाब में पहले केस दर्ज हुआ था, उसको हटाने तक की तो है, बाकी जांच में तो कोई रुकावट है नहीं, जांच की जा सकती है। जांच तो किसी भी जांच कौन करेगा, इस पर मैं बात करूंगा। मेठी साहब, जीवन आशा फाउंडेशन, एक करियर काउंसलर के तौर पर आप काम करते हैं, लगातार बच्चों को तालीम देते हैं कि किस तरह से इन परीक्षाओं में पास किया जाए। अब क्या लगता है उन बच्चों का भविष्य जो आरएस प्री जैसे एग्जाम में पास हो चले हैं, लेकिन अब परीक्षा ही रद्द हो चली है? देखिए, आप पूरे युवा भारत को देखें तो निश्चित रूप से ये शर्मनाक हादसा है पूरा का पूरा अपने आप में, और ये इस कड़ी को जोड़ा जा सकता है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का भी एक मामला
अभी कुछ समय पहले आया है। जो युवा अपना स्नातक और ग्रेजुएट करके आता है और उसके बाद वो सोचता है कि कुछ सपने सजोता है और उसके सपने ऐसे टूट जाएं, तो ये तो एक समाज के लिए विचारणीय बिंदु है। और निश्चित रूप से एक सुधार की ज़रूरत है। जहाँ यूपीएससी अपने स्तर पे काम कर रही है उसकी कार्यप्रणाली देखिए और एक आरपीएससी की कार्यप्रणाली देखिए। केवल 500 किलोमीटर की दूरी में या 300 किलोमीटर की दूरी में ही बड़ा बदलाव है। जो हम कहते हैं कि एक राजस्थान शांत राज्य है और उसमें एक नई नई बातें निकल कर आ रही है, तो ये तो विचारणीय बिंदु है और युवा के लिए सोचनीय बिंदु है। जब मैं करियर काउंसलिंग में युवाओं के साथ बैठता हूँ तो हम भी कोशिश करते हैं कि आरपीएससी की पिछले 10 वर्षों की पूरी कार्यप्रणाली देखिए आप, कि उसमें किस तरीके से पक्षपात, किस तरीके से उसकी कार्यप्रणाली है, जबकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में इतना बड़ा घोटाला एक सामने आ रहा है। तो निश्चित रूप से विचारणीय बिंदु और इस पर गहन चिंतन और एक्शन की आवश्यकता है। राजीव गुप्ता जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि ये जो तस्वीर सामने आई है, निश्चित तौर पर सवाल तो खड़े होते हैं और सवाल खड़े होना शुरू हो चले, लेकिन बच्चों का भविष्य दांव पर लग चुका है। देखिए, एक बड़े लंबे अरसे से हिंदुस्तान के जो औपचारिक संस्थागत ढांचे हैं बहुत सारे, उसमें विश्वसनीयता और वैधता दोनों के संकट पैदा हुए हैं और ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है आज हमारे सामने कि हम इन ढांचों की विश्वसनीयता को कैसे स्थापित करें। जब से आरपीएससी की स्थापना हुई उसके बाद से लगातार एग्जामिनेशंस की संख्या बढ़ती चली गई, विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती चली गई, लाखों की संख्या में विद्यार्थी अपीयर होने लग गए। लेकिन इसके साथ साथ जो कुछ नियुक्तियां थीं आरपीएससी के अंदर, उसमें एक बुनियादी बदलाव की ज़रूरत थी, जो मुझे लगता है होना चाहिए था। जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होते हैं, और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हर संस्थागत ढांचे में राजनीतिक दल जो सत्ता में होते हैं अपने तरीके से पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट करते हैं, उसमें कहीं कोई परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन नियुक्तियां कम से कम वो राजनीतिक दल उन लोगों की करें जो प्रखर हों, जो ईमानदार हों, जो वहाँ पर कार्यप्रणाली को समझते हों और उसके आधार पर चीज़ों को आगे बढ़ा सकने में सक्षम हो, नंबर 1। नंबर 2, शिक्षा प्रणाली के अंदर, परीक्षा प्रणाली में इन्होंने बहुत सारे बदलाव कर लिए। कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी किसी तरह की दूसरी प्रणालियां आ जाती हैं, और इस तरह की परीक्षा प्रणाली के चलते हुए इन्होंने पूरी की पूरी तंत्र को बाजार के हवाले कर दिया। आज अभी कह रहे थे ये फाउंडेशन वाले साथी हमारे कि विद्यार्थी बहुत तैयारी करता है, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा कि यूपीएससी और आरपीएससी की परीक्षाएं अब महज छोटी छोटी टेक्स्ट बुक्स के आधार पर उत्तीर्ण की जा सकती हैं। नंबर 2, अगर उसमें किसी प्रकार की कोई परेशानियां आती हैं, मैं उन चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन उन परीक्षा प्रणालियों में जब सवाल पूछे जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी पासबुक से या टेक्स्ट बुक से वो सवाल उतार करके रख दिए गए हों। यानी हम परीक्षाओं के लिए जो प्रश्न पत्र तैयार करवाते हैं वहाँ पर प्रखरता और बौद्धिकता को दरकिनार कर दिया गया, नियुक्तियों को दरकिनार कर दिया गया। राजनीतिक जो दल हैं और राजनीतिक दलों से जुड़े हुए जो विद्यार्थी संगठन हैं, उन संगठनों ने अपनी अपनी मांगों को आगे बढ़ाकर इस तरह से दबाव डालने शुरू किए कि नहीं, आज ये परीक्षा नहीं होनी चाहिए, 15 दिन के बाद होनी चाहिए, 1 महीने के बाद होनी चाहिए। ये जो पूरा एक प्रयास एक लंबे अरसे से चला है, मुझे लगता है कि यूपीएससी, आरपीएससी, राजस्थान हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी, इन सब के इस लेजिटिमेशन क्राइसिस के पीछे इस पूरी चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसके ऊपर एक बहुत गहन दस्तावेज लाने की आवश्यकता है कि 1948-49 के बाद इन संगठनों के क्या हालात हुए हैं और उसमें किस प्रकार की सुधार किए जाने की जरूरत है। आपको क्या लगता है, 1 हफ्ते के दौरान 2 परीक्षाएं रद्द हो गई, उससे पहले आरपीएमटी जैसा बड़ा एग्जाम, उस पर भी सवाल खड़े हुए, परीक्षा रद्द हो गई। आपको नहीं लगता कि ये सिस्टम कहीं ना कहीं अब कोलैप्स होता जा रहा है? देखिए, जहाँ तक आरपीएससी का सवाल है या यूपीएससी का सवाल है, इन संस्थाओं को बड़ा मतलब जो है पवित्र संस्थाओं के रूप में देखा जाता रहा है कि बिल्कुल निष्पक्ष होकर के, निर्भीक होकर के, सही बच्चों का आकलन करके और आगे लाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर जो परीक्षाएं पहले होती थी, पहले बड़े बड़े पदों के लिए ही इनको कार्यभार दिया हुआ था, जैसे आरएएस का है, उधर आईएएस का है, ऑल इंडिया सर्विसेज का है। तो अब इतना अनविल्डी हो गया, हर चीज़ जो है आरपीएससी के ऊपर ही थोप दी गई है और वो उनके बस में नहीं है, उतना वो कार्यभार संभाल नहीं सकते। एक तो ये कारण भी है।
और दूसरा, जैसा अभी राजीव साहब भी कह रहे थे, आप भी कह रहे थे, निष्पक्षता से अपॉइंटमेंट्स होते नहीं हैं। पॉलिटिकल जहाँ भी तो बड़ी वजह यह हुई ना कि निष्पक्षता कहीं ना कहीं ताक पर रख दी गई है, क्योंकि वो बड़ी वजह नहीं हो सकती कि आप पे वर्कलोड ज़्यादा है, इस कारण आप ईमानदार नहीं रहे। नहीं, वर्कलोड ज़्यादा के कारण भी गड़बड़ें होती है, और वर्कलोड ज़्यादा होना नहीं ईमानदारी चाहिए। का क्या ताल्लुक है काम ज़्यादा होने से? जो बड़ी जो पोस्टें हैं वो आरपीएससी के पास रहे, बाकी जैसे सेकंड ग्रेड टीचर हो या कोई छोटे पदों के जो हो, उनके लिए अलग तंत्र होना चाहिए। पहले था भी इस तरह का, अब सारा का सारा इधर डाइवर्ट कर दिया। तो ये तो कार्यभार बढ़ने से और सारा वो मैनेज करने की क्षमता कम होने के कारण, मैनेज करने की क्षमता भी कम है, क्योंकि क्षमतावान लोगों को आगे जैसा लाया कि नहीं राजीव जाता जी है। बता रहे थे कि जो लोग काबिल है वो लोग नहीं पहुंच पाते ऐसे मुकाम पर, हाँ, तो शायद ये एक वजह हो सकती है ये इसकी। बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि पॉलिटिकल रीजन से काबिल नाकाबिल को देखते ही नहीं है, किसका पॉलिटिकल स्टैंड ज़्यादा है, कौन ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस कर सकता है डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़ को, वो लोग आगे आ जाते हैं, और इस कारण से भी ये गड़बड़ हो रही है। और दूसरा एक कारण और है, देखिए दूसरे कंट्रीज़ में और अपनी कंट्री में एक बहुत बड़ा फ़र्क है जी, फ़र्क ये है, बाहर कोई फरिश्ते नहीं है, लेकिन वहाँ पनिशमेंट एंड रिवार्ड बहुत क्विक है, और पनिशमेंट बहुत सीवियर है। और हमारे यहाँ कहीं ना कहीं कार्रवाई में देरी हो जाती है, और ये एक बड़ी वजह हो सकती देरी है। क्या, चलिए, इतनी देरी होती है कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, और सालों तक केस इसका बंदी करते हैं। खामियाजा इस तरह खामियाजा की इस तरह घटनाओं के के सामने आता है। बिल्कुल, पर राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आखिर किस तरह से स्कैंडल कमीशन में तब्दील हो गया, इस पर बात जारी रखेंगे। वक्त एक ब्रेक का, कुछ ही पल हम लौटते हैं, आप बने रहिए। बड़ी मुश्किल से हम पढ़ते हैं, हम फीस दे के हम ट्यूशन करते हैं, पर अब फिर अगर आप इस तरीके से हमारा नंबर आते वक्त या फिर हम परीक्षा के लिए हम तैयारी करते हैं, और अगर हमारे साथ अगर इस तरीके से होगा कि परीक्षाएं बार बार रद्द होगी, तो हमारा भी मनोबल टूटता है। तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर हमारी बात वहाँ तक पहुँचती है तो इस तरीके से इसके ऊपर कड़े प्रबंध किए जाएँ, ताकि इस तरीके से जो परीक्षा में धांधली हो रही है बार बार दोहराई ना जाए। जिस तरह से आरपीएससी और यूपीएससी की परीक्षाओं में बाधित परिणाम आ रहे हैं, उन परिणामों को सही किया जाए, और जो पिछली परीक्षा हुई है आरपीएससी की, उन परीक्षाओं को वापस पूर्ण जांच की जाए, और उनको उसमें जो बच्चे बाधित हो रहे हैं उनको सही परिणाम दिए जाएं। लोक सेवा आयोग जैसा एक संवैधानिक संस्था, जिसके द्वारा राजस्थान के लाखों नौजवानों के भविष्य का निर्धारण होता है, पिछले कुछ समय से दुर्भाग्य है कि लोक सेवा के विभिन्न परीक्षाओं पर कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह लगे, कई परीक्षाएं निरस्त करनी पड़ी, कईयों में आज भी न्यायालय में विवाद है। और जिस प्रकार की घटनाक्रम हुई और जिस प्रकार का आरएस की परीक्षा के बारे में, पेपर लीकेज के बारे में जिस प्रकार का एसओजी ने स्कैंडल खोला, वास्तव में दुखद है। और इसलिए इसकी एसओजी तो जांच कर ही रहा है, लेकिन सरकार ने कहा है कि मुख्यमंत्री और हमारा प्रशासनिक विभाग भी देखेगा कि इसमें हमारे क्या अधिकार हैं और हम इनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकते हैं। देखिए, ये सरकार जब से बनी है फेल है, बेरोजगारों के साथ में खिलवाड़ कर रही है। चाहे आप आरपीएससी के पेपर आउट को मान लीजिए, चाहे आप पीएमटी के पेपर को आउट को मान लीजिए। अब ये कहना कि साहब कोई अफसर उस टाइम था या जो यूनिवर्सिटी का जो वीसी है वो महामहिम के उससे बनता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा ये कहना है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ठीक ढंग से एग्ज़ाम कराए, सही रिजल्ट देवे, समय पर रिजल्ट दे करके बेरोजगारों को नौकरी दे। उसमें ये सरकार फैल रही है। हमारे जो युवा है उन लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ, उनके एग्ज़ाम्स उन्होंने दी और उसके बाद में ये सारा पेपर आउट होना और उसके एग्ज़ाम्स कैंसिल होना, यानी ये कितना समय व्यर्थ हुआ, पैसे कितने व्यर्थ हुए, और इस तरीके से इस पूरे पे प्रश्न चिन्ह लगा है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि आरपीएससी के अध्यक्ष को और ये को भंग कर देना चाहिए और नए सिरे से अध्यक्ष को बनाना चाहिए, ताकि वह एक गरिमा जो आरपीएससी की उसको हम बरकरार रख सकें। और बिग फाइट में आज के इश्यू से जुड़ा सवाल हमने आपसे पूछा है कि क्या आरपीएससी की परीक्षाएं रद्द होने के बाद अब नए सिस्टम पर विचार करना चाहिए। firstindianews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर आप अपनी राय बता सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप बता सकते हैं कि आज के सवाल पर आप क्या सोचते हैं। मिंडा साहब, एक बड़ा सवाल है कि जिस तरह से किरण माहेश्वरी जी अभी बोल रही थी कि अब संघ को भंग कर देना चाहिए, दूसरा गोविंद डोटासरा जी ने जो कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि बेरोजगारों को काम मिले, जिन 2 परीक्षाओं को रद्द किया गया है जल्द से जल्द उन परीक्षाओं को कराया जाए, बच्चों को इंसाफ मिले। और तीसरी बड़ी बात, कटारिया जी ने कहा कि सरकार के हक में नहीं है कि वो जांच करवाए, एसओजी के स्तर पर जांच हो रही है, लेकिन आगे क्या किया जाना चाहिए इस पर विधिक राय ली जाएगी। क्या नहीं लगता आपको ये वक्त जाया किया जा रहा है, अभी इस पर फैसला होना चाहिए? ये सिस्टम तो संवैधानिक है, मुश्किल ये है कि जो व्यक्ति का निर्माण होना चाहिए था उसमें हम पिछड़ गए, आज़ादी के बाद ही पिछड़ गए। व्यक्ति का निर्माण ढंग से नहीं हो रहा और व्यक्ति का चयन भी ढंग से नहीं हो रहा। जैसे अभी जैसा सुना जा रहा है कि जो वर्तमान चेयरमैन हैं उनके खिलाफ 10 जगह कोर्ट केस, पहले पुलिस केस हुए हैं, उनको ढंग से जांच करके जल्दबाजी राजनीति हम निर्णय कर दें या अपने इट्स बर्ड्स लगा करके या मेरी जेब का है या मेरे अनुकूल है या इस जाति का बना दो, इस धर्म का बना दो, ये जब से चला है। बिल्कुल मैं मानता हूँ आइडियल बातें, आदर्श बातें होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई कौन करेगा अगर ये सब आदर्श बातें इसी तरह सदन में कार्रवाई सरकार को अपनी सीमाओं में निश्चित तौर पर करनी चाहिए, जो भी कर सकती है उसको करना चाहिए और तत्काल करना चाहिए, क्योंकि इसकी विश्वसनीयता आने वाली पीढ़ी की विश्वसनीयता के साथ। देखिए, मेरे ख्याल से यहाँ बैठे किसी भी शख्स को ये राय तो नहीं होगी कि कार्रवाई नहीं हो सकती, आरपीएससी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन दोषी व्यक्ति के खिलाफ तो कार्रवाई हो सकती है। अब वो सीमाओं में कह रहा हूँ ना, मैं सीमाओं में रह करके जो भी संविधान। भागीरथ जी, मैं आपकी राय चाहूंगा कि इसमें क्या किया जा सकता है। देखिए, ऐसा है कि नैतिकता का तकाजा तो ये है, इतनी बड़ी गड़बड़ हुई है, चेयरमैन को खुद को रिजाइन कर देना चाहिए। कौन सा नैतिक बल है जिसकी बेसिस के ऊपर वो सीट के ऊपर बैठे हुए हैं, जबकि इस तरह के स्कैंडल्स हो गए। और अगर वो खुद रिज़ाइन नहीं करते हैं तो गवर्नर या चीफ मिनिस्टर उनको बुला करके और कहे कि भाई आप रिज़ाइन करिए, ये तो हो ही सकता है ना। कोई संवैधानिक पद का मतलब ये थोड़ी कि वो डिक्टेटर हो गए। देखिए, कोई नैतिकता की बात नहीं करता, तो कार्रवाई क्या की जा सकती है, इसमें क्या प्रावधान हो सकता है आपके हिसाब से? कार्रवाई तो देखिए, ये तो ऑफेंस जो बनता है, जिस तरह से सीबीआई की जांच करके और उस पर जो इसमें दोषी पाए जाए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और जल्दी की जाए। कार्रवाई में भी टाइम बहुत लगता है यहाँ, और टाइम लगने के कारण भी जो है सारी व्यवस्था के अंदर वो फ़र्क पड़ जाता है। अगर जल्दी कोई किसी को सज़ा मिल जाए तो ये एक उदाहरण प्रस्तुत होता है, और उस उदाहरण की टोटल सिस्टम में सुधार की बात कर रहे हैं। टोटल सिस्टम के सुधार की बात है। एक कॉलर है इस वक्त हमारे साथ, राजेंद्र सिंह जी जयपुर से। बताएं राजेंद्र सिंह जी, क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी सर, नमस्कार। मैं इस विषय पे एक और भर्ती है उस पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जी। 2011 में उप निरीक्षक पुलिस की भर्ती हुई थी जी, तो उसके अंतर्गत इतनी धांधली और अनियमितताएं हुई है कि उसमें जो रिटें अभी तक न्यायालय में विचाराधीन चल रही है, और एक सेंटर से 40-50 जने इसमें चयनित हो चुके हैं। और ये बीकानेर में भी एक पकड़ा गया था गैंग, जिसमें 4-5 जने इसमें चयनित पकड़े गए थे। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अपील करता हूँ कि इस भर्ती पे भी जांच बिठाई जाए, भी कितने ऐसे नकल करके ये जो अब इसमें लगे हुए हैं और जो मेहनत करने वाले हैं वो घर पे बैठे हैं। जी, काफी बड़ा सवाल है। मेठी जी, आपको नहीं लगता कि इस तरह के मामले में त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि ये मामले अटकते जाते हैं, जांच की बात की जाती है, बयानबाजी हो जाती है, लेकिन एक्शन कहीं पर नहीं आता, और ऐसे में इस तरह से जो हरकतें हैं उनके हौसले बढ़ते जाते हैं। देखिए, अभी वर्तमान अध्यक्ष से पूर्व ML कुमावत जी अध्यक्ष थे, और शायद आप पूरे राज्य में बात कर सकते हैं उनकी कार्यप्रणाली पे कि उन्होंने किस तरीके से RPSC की गरिमा बनाने के लिए प्रयास किए अपने स्तर पे। साथ ही साथ आप देखिए कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए PSC में, लेक्चरर की भर्ती हो रही है, उसका स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है, उसके मार्क्स आपके इंटरव्यू में नहीं ऐड होंगे। बड़े आश्चर्य का विषय है ये कि आपके स्क्रीनिंग में जो मार्क्स आए वो इंटरव्यू में ऐड नहीं हो रहे। इंटरव्यू में आप फुली वहाँ तैयार होकर जा रहे हैं, और जो जो अंक आपको वहाँ से मिलेंगे उसके आधार पर आप चयनित होंगे। तो जितने
प्रयोग जो हुए उन प्रयोगों पर पूरा नज़र रखनी चाहिए। साथ ही साथ त्वरित यदि कार्रवाई नहीं की जाएगी तो युवाओं का मनोबल टूटेगा। निश्चित रूप से अभी मैं थोड़ी देर पहले मेरे एक साथी के साथ बैठा था कि पूरे राज्य का ये दायित्व है कि वो सुशासन की बात करें, और सुशासन कब संभव है, जब हम पूरे एक तंत्र को विकसित कर पाएँ जिसमें विश्वास हो। लेकिन जब विश्वास ढहता है तो उसके परिणाम आते हैं। आप पिछले 5 वर्षों में या 7 वर्षों में देख लीजिए कि कितने पिटी ऑफेंसेस पूरे राज्य में बढ़े हैं। मैं एक विधि के छात्र के रूप में जब उस चीज़ों को देखता हूं तो उसका कारण ये है कि युवा गुमराह है, अंधकार में है, उसे लगता है कि मैं कोई तैयारी करूंगा उसका कोई परिणाम नहीं आएगा। फिर हमारे यहाँ वर्ग है, क्योंकि भाषा को लेकर बहुत बड़ी परेशानी है, जो दिल्ली की परीक्षाओं की तैयारी नहीं करना चाहता, वो राजस्थान की परीक्षाओं की तैयारी करना चाहता है। और वो जब ऐसी स्थितियां आती है तो निश्चित रूप से वो अपराध की ओर जाएगा, वो कोई ना कोई अपनी आजीविका के लिए साधन तलाशेगा। एक बच्चा गांव से आया और जयपुर में आकर बड़ी राशि देकर किसी संस्थान में तैयारी कर रहा है, और उसके सामने मान लीजिए उसने 3 साल तैयारी की। अभी जैसे कुछ समय पहले एक इंटरव्यू की जगह इंटरव्यू हम ले रहे थे और उन बच्चों के साथ जब बात होती है तो 2 बच्चे रो पड़े उसमें कि साहब मैं तो बिल्कुल घर पे सारा सब कुछ छोड़कर यहाँ आया। तो अब जो स्थितियाँ आ रही है 2011 का एग्ज़ाम, 2000 ये अभी का एग्ज़ाम, तो निश्चित रूप से वो पूरे राज्य को भुगतना पड़ेगा। ये बिल्कुल। राजीव गुप्ता जी, आपको नहीं लगता कि जो आरपीएससी में हर बार बदलाव किए जाते हैं, चेयरमैन बदलते हैं, नए चेयरमैन आते हैं, अपने मुताबिक बदलाव कर देते हैं, सरकार आती है, सरकार अपने हिसाब से नई नीतियां लेकर आ जाती है, ये कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं और वो फिर पॉलिसीज लागू वक्त पर नहीं हो पाती और उसका सारा नज़ारा इस तरह के घोटालों के रूप में सामने आता है? भाई बिल्कुल सही कहा आपने। मेरी प्रॉब्लम दो तरह की है सर। आज एक समाचार पत्र ने कम से कम 7-8 नाम छापे चेयरमैन्स के, जिनके बारे में ये कहा गया कि ये किससे जुड़े हुए थे, किससे जुड़े हुए नहीं थे और कैसे इनकी नियुक्तियां हुई। सवाल ये उठता है कि आप नियुक्ति किसी की भी करें, लेकिन वहाँ पर एक सिस्टम आपको ऐसा जनरेट करना चाहिए जो सिस्टम किसी भी प्रकार की कठिनाइयों के इतर जाकर के, किसी भी प्रकार की परेशानी के इतर जाकर के एक फुल प्रूफ रूप में हमारे सामने आए और हम उसके आधार पर परीक्षा ले सके। ऐसा सिस्टम डेवलप करने की कोशिश शायद राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन और किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में नहीं हुई। पहला सवाल तो मेरा पहले का उत्तर तो ये था। दूसरा जो मेरे लिए बहुत गहरा सवाल है और मेरे यहाँ कई साथी बैठे हुए हैं, ये इस बात पर विचार करें कि जो परीक्षा प्रणाली आपने डेवलप की है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से पहले जब एनालिटिकल क्वेश्चंस आते थे, जब सवाल 5 या 6 ही पूछे जाते थे, तब इस प्रकार की कमजोरियां उभर करके नहीं आई, क्योंकि वहां पर पेपर आउट होने का सवाल नहीं था। अगर पेपर आउट होने की संभावना हो भी तो वो विद्यार्थी अपनी इंटेलिजेंस के आधार पर एक बड़ा लंबा चौड़ा आंसर लिखता था। उसके मूल्यांकन को लेकर के आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ कहीं किसी प्रकार की चीज़ें आउट होने की संभावना नहीं थी। अब क्या है, 1 नंबर का सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप, उस पर अगर ठीक हो गया तो आपको आंसर मार्क्स मिल गए, अगर आपका वो आंसर ठीक नहीं है तो आपके मार्क्स चले गए। और उन सवालों को आउट करने के लिए आपके पास में पूरा बाजार मौजूद है, पूरा बाजार मौजूद है। वो कोचिंग सेंटर्स का बाजार हो सकता है, वो गाइड्स का बाजार हो सकता है, वो डिफरेंट किस्म के मार्केट हो सकते हैं। प्रेस, आरपीएससी की प्रेस तो सरकारी होनी चाहिए। बिल्कुल, इस पर बात मैंने भी सुना कि कहीं आरपीएससी की जो पेपर्स हैं वो प्राइवेट उसमें छपते हैं, और जिस तरह से चीजें धीरे धीरे डेवलप हुई हैं। एक और मामला आता है पेपर के मॉडरेशन का मामला। छपने से पहले मॉडरेशन की जो बात की जाती है, क्या वो एक लूपहोल नहीं है? उस पॉलिसी में बदलाव नहीं किया जाना? मुझे लगता है कि मॉडरेशन में लूपहोल नहीं है, बशर्ते मॉडरेशन करने वाले लोग जिनको बुलाया जा रहा है उनकी ऑनेस्टी इंटैक्ट हो। वो कैसे तय हो? सवाल ये उठता है भागीरथ जी, वो ऑनेस्टी कैसे तय हो? ऑनेस्टी देखिए, ऐसा है कि लोगों के वर्किंग का रिकॉर्ड सबको मालूम है, कौन ऑफिसर कैसे काम कर रहा है, कौन प्रोफेसर कैसे काम कर रहे हैं, सारा सिस्टम में पता लगता है। लेकिन अब बिंडा साहब की सरकार आई है, आरपीएससी के जब चेयरमैन चुना जाएगा तो फिर देखेंगे कि कौन संघ के बैकग्राउंड से है, कौन क्या है, पूरा समीकरण देखा जाएगा, कौन किसको संतुलित कर सकता है, कौन सी जाति का कौन समीकरण बैठा सकता है, कहाँ कोई नाराज है उसको ठीक किया जा सकता है। क्यों बिंडा साहब, मैं ठीक कह रहा हूँ? मैं इस बात से बिल्कुल ही इत्तेफाक नहीं रखता
कि किसी का चयन इस आधार पर हो वो अमुक जाति का है, इस आधार पर हो वो किसी संगठन का है। आरपीएससी के भैरव सिंह जी जिस पेपर कटिंग का जिक्र अभी गुप्ता जी कर रहे थे, वहां भैरव सिंह जी के जमाने से लेकर अशोक गहलोत की पूर्ववर्ती सरकार के वक्त तक का जिक्र किया गया है कि किस तरह से सिलसिलेवार नियुक्तियां हुई और किसका कनेक्शन कहां पर कैसे था। लेकिन उनमें उस समय जो चयनित व्यक्ति हैं उनकी भी जो पर्सनलिटी है उसको भी अब विचार करेंगे तो निश्चित तौर पर अपने को मालूम पड़ेगा कि आप ही ने अभी हबीब साहब का जिक्र किया और बताया कि किस तरह से उनके खिलाफ 10 मामले चल रहे हैं। जांच नहीं की गई, निश्चित तौर पर नहीं की गई, वरना तो सिलेक्शन नहीं होता है। तो फिर ये दोनों बातें कैसे हो सकती है? क्या नहीं, मैंने कहा ना व्यक्ति का चयन ढंग से होना चाहिए, क्वालिटी के रूप में देखा जाना चाहिए, जाति आधार पर नहीं, धर्म आधार पर। सरकारों के स्तर पर ये गलतियां खामियां होती है, राजनीति की कमजोरी है, इस बात को तो स्वीकार करेंगे आप? राजनीति की कमजोरी तो तब उत्पन्न होगी ना कि हम राजनीति पर आश्रित होते चले गए। बिड्डा साहब थोड़ा सा हस्तक्षेप कर दूं एक इन्फॉर्मेशन के लिए कि नियुक्तियां राजनीतिक दबाव के चलते हो रही हैं। मैं अभी उस बहस में नहीं जाऊंगा, लेकिन इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के चेयरमैन के पद पर जिनकी नियुक्ति हुई है वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हमने आज तक इतिहास के क्षेत्र में कभी सुना ही नहीं। और एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जहाँ पर कि हिस्टोरिकल रिसर्च होंगी, जहाँ पर इतिहास को विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए, अगर वहाँ पर जो बौद्धिकता के उच्च मापदंड स्थापित करने वाले लोग हैं अगर वो ना आए तो फिर वो संस्था धीरे धीरे ह्रास की तरफ जाती है और वो संस्था के साथ साथ समूचे देश को उस विषय को प्रभावित करती है और वहाँ की बौद्धिकता के सामने कई सवालिया निशान लगा देती है। मैं अभी इस बहस में नहीं जा रहा, लेकिन सीधी बात यह है कि आप भले ही नियुक्ति करें राजनीतिक, मैंने पहले भी कहा कि राजनीतिक नियुक्तियों में आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम उन लोगों की करें जो उस क्षेत्र के अंदर जाने माने लोग हों, जिनकी ऑनेस्टी के बारे में आप कह सकते हो कि हाँ ये हो। मैनिपुलेशन या किसी को लाभ पहुंचाने के लिए या किसी समीकरण को वहाँ स्थापित करने के लिए अगर वो नियुक्तियाँ होती हैं तो वो सूनर और लेटर पूरी संस्था के सामने खतरा बन जाती है। मैं तो पहले कह चुका कि व्यक्ति का चयन होने का सिस्टम और व्यक्ति निर्माण का सिस्टम हमारे यहाँ डेवलप नहीं हुआ। चलिए ये सिस्टम कैसे डेवलप होगा इस पर बात की जानी जरूरी है, और जो लोग दोषी हैं उन पर किस तरह से कार्रवाई की जा सकती है, सरकार का क्या रोल इस दौरान हो सकता है, इस पर बात करेंगे। वक्त एक और ब्रेक का, कुछ ही पलों में लौटेंगे, आप बने रहिए। जिस तरीके से आरपीएससी का ये मामला सामने आया है, बिल्कुल मैं तो ये मानता हूँ कि सरकार को इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इससे लाखों बेरोजगार युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है। आरपीएससी के जो अभी मैटर सामने आ रहे हैं उनमें सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और इसमें आरपीएससी भंग करने का कोई बात ही नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि आरपीएससी प्रशासन की इसमें गलती है, आरपीएससी खुद इसके लिए दोषी नहीं।